तो ये लेक्चर नंबर 15 है और इसमें हम लोग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो सपोज़ एक एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं। मान लो यहाँ पे एक अलमीरा है, बहुत ही भारी भरकम अलमीरा है और आप इसको ढकेलना चाहते हो, ठीक है। तो आप इस पे फोर्स लगा रहे हो F, है ना, हॉरिजॉन्टली या हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे है, ठीक है। तो आपका कुछ ऑब्जर्वेशन है, वो ऑब्जर्वेशन को लिखते हैं। तो आपका ऑब्जर्वेशन ये है कि आप अगर फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन रख रहे हो तो अलमीरा मूव नहीं कर रहा, 20 रख रहे हो तो मूव नहीं कर रहा है, 30, 40, 50 रख रहे हो मूव नहीं कर रहा। जैसे ही फोर्स आप 50 से बढ़ा रहे हो, 50 से ज़्यादा का फोर्स लगा रहे हो तो अलमीरा मूव करने लग रहा है ना। तो आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? तो आपका ऑब्जर्वेशन है कि अलमीरा moves if and only if force is greater than applied force, जो आप हॉरिजॉन्टली अप्लाई कर रहे फोर्स इज ग्रेटर देन 50 न्यूटन, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसका क्या इम्प्लीकेशन है वो समझते हैं। तो अगर ये अलमीरा जो है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो अलमीरा के कॉन्टैक्ट में सरफेस है, सरफेस नॉर्मल लगाएगी, ठीक है। याद रखना अलमीरा को सरफेस जो है ऊपर रिपेल करेगी, है ना। अलमीरा का कुछ वेट होगा, ठीक है, वो डाउनवर्ड लग रहा होगा। वेट को मैं W से डिनोट कर रहा हूँ, वही mg के बराबर जो होता है उसी को मैं वेट बोल रहा हूँ, है ना। आप अलमीरा पे राइट की तरफ फोर्स लगा रहे हो F, ये भी आप लगा रहे हो, ये ग्राउंड लगा रहा, ये अर्थ लगा रहा, तो ये आपको पता है ग्राउंड, ये आप, ठीक है, ये अर्थ, है ना। अब लेकिन अगर आपका जो फोर्स है वो अगर 10 न्यूटन हुआ तब तो आपको पता है अलमीरा मूव नहीं करेगा। तो देखो नॉर्मल तो वेट को हमेशा कैंसिल कर रहा है, ठीक है। तो नॉर्मल ऑलवेज कैंसल्स वेट, और जब तक अलमीरा मूव नहीं कर रहा है तब तक तो आपको ये बोलना पड़ेगा ना कि आपका जो फोर्स है और ग्राउंड का जो फ्रिक्शन फोर्स है वो दोनों भी इक्वल एंड अपोजिट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि हमें पहले से नहीं पता फ्रिक्शन लगना पड़ेगा। यहाँ पे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से आपने कंक्लूड किया कि फ्रिक्शन को लगना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल वेट को कैंसिल कर सकता है। इन दोनों में से कोई भी चीज़ आपके द्वारा जो ढकेलने वाला फोर्स है उसको कैंसिल नहीं कर सकता, जो आप F लगा रहे हो। तो आप अगर 10 न्यूटन का F लगाओगे तो फ्रिक्शन भी 10 न्यूटन लगेगा। आप अगर 20 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन भी 20 न्यूटन लगेगा। आप अगर अलमीरा को उल्टी डायरेक्शन में 20 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन फिर इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन लगेगा, क्योंकि अलमीरा जो है 50 न्यूटन से बड़ा फोर्स जब तक आप लगाओगे नहीं तब तक चलेगा नहीं, ठीक है। तो इससे हम लोग को दो चीज़ें समझ में आई, ठीक है ना, कि जो फ्रिक्शन होगा तो जब तक ये रुका हुआ है तब तक जो फ्रिक्शन होता है उसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, है ना, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन आपके अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा, ठीक है, एज लॉन्ग एज इट इज़ एट रेस्ट, है ना। ओके, तो उस बात को यहाँ पे लिख देते हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है acts as long as there is no slipping between the pair of surfaces in contact। याद रखना फ्रिक्शन तो दो सरफेसेस के बीच में ही लग सकता है ना, तो उसी का नाम मैं बारह बोलूँगा, पेयर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट, ठीक है ना। तो स्टैटिक फ्रिक्शन तब तक लगता है जब तक दोनों सरफेसेस कांटेक्ट में हो और जब तक कोई स्लिपिंग नहीं हो रही हो, ठीक है। ओके, ऑफ कोर्स दोनों सरफेस कांटेक्ट में होंगे हमेशा ही, तो उसको मैं बार बार नहीं बोलूँगा, पहली बार बोल दी, है ना। लेकिन जब तक स्लिपिंग नहीं हो रही है तब तक जो फ्रिक्शन लगता है स्टैटिक लगता है। इसके बारे में आपने क्या सीखा कि स्टैटिक फ्रिक्शन opposes the tendency of slipping। अब स्लिपिंग एक्चुअली में नहीं हो रही, इसका टेंडेंसी है। जब आप इसको लगाए धकेल रहे हो 10 न्यूटन से, तो फ्रिक्शन इस पर 10 न्यूटन लगा के इसको रोक दिया, इसको स्लिप नहीं होने दिया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्लिप होने का टेंडेंसी थी, चाहत थी,
लेकिन ये सक्सीड नहीं हो पाया, फ्रिक्शन ने इसको रोक दिया। वैसे आप 20 न्यूटन का फोर्स से ढकेलोगे उसको तो स्टैटिक फ्रिक्शन 20 न्यूटन हो जाएगा। आप 50 न्यूटन से ढकेलोगे तो 50 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजेज द टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग, है ना। ओके, ठीक है। एंड एक्ट्स या अकॉर्डिंगली, मतलब स्लिपिंग का टेंडेंसी को अपोज करने के लिए जो करना हो वो कर पाएगा, ठीक है ना। क्या क्या कर पाएगा हम नेक्स्ट पे बताएंगे। एक्ट्स अकॉर्डिंगली मतलब एडजस्ट्स इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। उसके हिसाब से अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को एडजस्ट करता है। फॉर एग्जांपल, आप अलमीरा को लेफ्ट ढकेलोगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन अलमीरा पे राइट लगेगा ग्राउंड के द्वारा। आप अलमीरा को राइट ढकेलोगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन लेफ्ट में ढकेलेगा। तो डायरेक्शन तो अपना एडजस्ट कर रहा है। एम क्या है, अलमीरा को इस सरफेस पे स्लिप नहीं होने देना, ठीक है। ओके, मैग्नीट्यूड आप 20 न्यूटन ढकोलोगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन 20 न्यूटन का लगेगा। आप 30 से ढकोलोगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन 30 का लगेगा, ठीक है। याद रखना ये 50 न्यूटन जस्ट एक एग्जाम्पल है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ओके तो ये दूसरी बात होगी। तीसरी बात, जो मैग्नीट्यूड का एडजस्टमेंट है वो मतलब एकदम फ्री नहीं है उसमें। तो उसमें क्या है, एक रूल है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कि कांस्टेंट होता है, जो डिपेंड करता है पेयर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट पे, इनटू नॉर्मल बिटवीन द पेयर ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। नॉर्मल बिटवीन द पेयर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट इनटू म्यू एस ऑफ द पेयर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। ये वाला प्रोडक्ट जो होगा ये मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है स्टैटिक फ्रिक्शन का, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से मिल गया म्यू एस इंटू एन से, है ना। तो आप बोल सकते हो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू इज म्यू एस इंटू एन, ठीक है। म्यू एस इज ए कॉन्स्टेंट, है ना, कॉन्स्टेंट फॉर अ पेयर ऑफ सरफेसेस, ठीक है। तो हर पेयर के लिए कांस्टेंट रहेगा। तो आपको क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा म्यू एस की वैल्यू, तो उसका टेंशन नहीं लेना आपको कि म्यू एस किस पे डिपेंड करने, खाली पेयर ऑफ सरफेस पे डिपेंड कर, ठीक है। ओके, स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन इक्वल टू दिस वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो म्यू एस की वैल्यू फॉर ए गिवन पेयर ऑफ सरफेसेस 0.8 है और नॉर्मल की वैल्यू फॉर द गिवन पेयर ऑफ सरफेसेस जो है 100 न्यूटन है, जस्ट एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं, तो उस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 80 न्यूटन होगी। ये एक एग्जांपल, ये मत सोचना कि सर ऊपर तो 50 न्यूटन ही था, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन लेस देन इक्वल टू 80 न्यूटन। और हमारा जो एग्जांपल था यहाँ पे, इस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, 50 तक ही जा सकती है, क्योंकि आप 50 लगा रहे हो तब भी ये रुका हुआ है, मतलब 50 न्यूटन को बैलेंस कर पा रहा है फ्रिक्शन, है ना। 50 के बाद ये चलने लग रहा है, ठीक है। तो 50 के बाद ये स्टैटिक नहीं रहा, ठीक है, स्लिपिंग हो गया, है ना। ओके, तो ये म्यू एस जो 0.8 है और नॉर्मल है ना, तो नॉर्मल पे डिपेंड करता है स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना। तो अब याद रखना स्टैटिक फ्रिक्शन जो है 0 से लेके यहाँ तक कोई भी वैल्यू ले सकता है, ठीक है। तो 0 भी तो ले ही सकता है ना। आप 0 फोर्स से ढकेलो, मतलब मत ढकेलो तो फ्रिक्शन भी नहीं लग रहा। ऐसा नहीं ना कि आप ढकेल नहीं रहे हो, फ्रिक्शन 10 न्यूटन का लग रहा है, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है जब रिक्वायर्ड नहीं है तो लगेगा ही नहीं, आप मत ढकेलो, इसको मूव करने का टेंडेंसी है ही नहीं, इसको ढकेल ही नहीं रहे हो, मूव करने का टेंडेंसी है ही नहीं, तो फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं, ठीक है। ओके, तो जब हम लोग बोल रहे थे इट विल एक्ट अकॉर्डिंगली सच दैट इट अपोजेस द टेंडेंसी ऑफ स्लीपिंग, ठीक है। तो ये एडजस्ट कर सकता है एक्ट्स अकॉर्डिंगली, मतलब अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये तो गया स्टैटिक फ्रिक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू of static friction is called limiting friction, ठीक है। तो हमारा एग्जांपल में स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना था, 50 न्यूटन था, तो हो जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना। वही म्यू एस इंटू एन को लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो एफ लिमिटिंग इज नथिंग बट म्यू एस इंटू एन। म्यू एस का नाम रखा गया है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक
स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन या कोफिशिएंट ऑफ, इसका तो स्टैटिक रहेगा ऑफ कोर्स, ठीक है। तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट को म्यूएस बोलते हैं। और जब ऑब्जेक्ट एक्चुअली में सरफेस, मतलब दोनों सरफेस जब एक दूसरे पे स्लिप कर रहे तब म्यू के आ जाता है, वो हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब आपने समझ लिया, ये उसके प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। उसका काम क्या है, टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग को अपोज करना, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़ेंगे। आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना? करना है, करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे?